नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 1971 का एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का दृष्टिकोण ही बदल दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने रणनीति को नई परिभाषा दी। उस दुनिया बदल देने वाले युद्ध में कई ऐसी लड़ाइयाँ थी। हम इस वीडियो में 1971 की उन्हीं लड़ाइयों की कहानी आपको सुनाएंगे। पहली कहानी है भारत पाकिस्तान सीमा में राजस्थान के छोटे से पोस्ट लोंगेवाला की, जहां पे तैनात 120 हिम्मत वालों की, जो रेगिस्तान के इस वीराने में उस पोस्ट की निगरानी कर रहे थे। जहां दुश्मन की नजर डालने की गुंजाइश ना के बराबर थी, यहाँ चौकसी तो रहती थी पर अतिरिक्त तैयारी नहीं। भारतीय फौज का एक बड़ा हिस्सा भारतीय सीमा से लगे ईस्ट पाकिस्तान में उलझा था और बाकी सेना जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में लगी थी। पाकिस्तान ने सोचा अपने गिरबान की पकड़ ढीली करानी है तो कम तैनाती वाले सरहद से भारत में दाखिल हो जाएं और इलाके पे कब्जा जमा लें ताकि पूरब की भरपाई पश्चिम में हो सके। दूर दूर तक रेत ही रेत, ना तो दुश्मन को कोई याद, ना दुश्मन से हमें कोई याद। तेज हवाओं से रेत के टिल्लों का भी रुख तब आज यहाँ तो कल वहाँ बदलता रहता। यह सरहद पर नजर रखना एक अलग तरह की ही चुनौती होती है और आमतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर का ये इलाका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की देखरेख में ही रहता था। युद्ध के समय भारतीय सेना इस पोस्ट पर स्थापित हो जाती है और कुछ ऐसा ही हुआ था 1971 में। लोंगेवाला एक समान सा पोस्ट था। 23 पंजाब की एक कंपनी को जिम्मा दिया गया था राजस्थान में। भारत पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, यानी यहाँ सरहद को लेकर कोई मतभेद नहीं रहा है। यहाँ जैसलमेर जिले में सबसे लंबी रेतीली सीमा है, जिस पर सबसे महत्वपूर्ण इलाका साधेवाला था और लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात पंजाब के रेजिमेंट 23 बटालियन की अल्फा कंपनी तैनात थी, जिसकी अगुवाई कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। लोंगेवाला पर किसी तरह का खतरा हो किसी को नहीं, ना किसी को महसूस था, ना किसी ने कभी सोचा था। उस पोस्ट पर तैनात एक कंपनी ने एक शंका जताई थी, लेकिन उस समय यह शंका बेबुनियादी लगी। पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि हिंदुस्तान फौज कई ईस्ट पाकिस्तान की ओर कूच कर जाएगी और इन्हीं के लिए उस 3 दिसंबर को पश्चिमी सीमा पर एक साथ भारत के 11 अग्रिम एयरफील्ड और रडार सिस्टम पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के 18वीं डिवीजन के जेओसी जनरल BM मुस्तफा को जिम्मा सौंपा गया। भारत के सीमा पर घुसकर आक्रमण करने का पाकिस्तान के इस मिशन का नाम था लव-बे। ब्रिगेडियर तारिक मीर की अगुवाई में 2 बटालियन को आगे निकलना था। वह लोंगेवाला को बाईपास करके भारत में रामगढ़ तक दाखिल होते। इनके साथ लड़कों का एक स्क्वाड्रन भी था। दूसरी ओर से ब्रिगेडियर जहां जेब अरबाब की अगुवाई में एक बटालियन को लोंगेवाला पर कब्जा करना था। अंतिम लक्ष्य की तौर पर जैसलमेर एयरबेस पर कब्जा करने की योजना थी, पर आखिरी लम्हे तक पर ब्रिगेडियर तारिक मीर ने प्लान बदल दिया। ब्रिगेडियर तारिक मीर ने लंबे चौड़े ऑपरेशन की जगह एक साथ ही पूरी ताकत से आगे बढ़ने की योजना रखी। तरक ये सीधा पक्का रास्ता वक्त बचाएगा और पाकिस्तानियों सैनिकों को लोंगेवाला पोस्ट जैसे को नष्ट करने में वक्त नहीं लगेगा। पाकिस्तान के ये प्लान था कि लोंगेवाला में नाश्ता करेंगे, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर। तो इस साजिश की भनक नहीं थी, पर भारतीय सेना की ताकत। हम कभी अति अंतिम विश्वास में भिड़ते और दुश्मन को कम नहीं समझते, इसीलिए हमारी सतर्कता में कभी कमी नहीं रहती। 4 दिसंबर की रात सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में एक पेट्रोल पार्टी गश्त के लिए निकली थी।
थार रेगिस्तान के सन्नाटे में उन्हें एक अजीब सी घरघराहट की आवाज सुनाई देती है। सैकिल अपने धर्मवीर ने फौरन अपने दिमागी अफसर तक खबर पहुंचाने की सोचा, बट खबर पहुंचाई नहीं जा सकती थी क्योंकि वो दूर थे। उन्होंने सोचा मदद कैसे मंगाई जाए। मदद ना मिलने के सूरत में मेजर चांदपुरी के सामने दो विकल्प रखे गए। मेजर कुलदीप चांदपुरी ने वो चुना जिसने दुनिया के सैन्य अभ्यास में वीरता की परिभाषा ही बदल के रख दी। एक कठिन फैसला था। सामने थे भारी भरकम हथियारों से लैस 2000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक, करीब 54 टी-9 और शर्मन टैंक, और लोंगेवाला के अकेले पोस्ट पर 120 सैनिक तैनात थे। 120 सैनिक के जीप पर लगी रिक्वेस्ट गन, एक मीडियम मशीन गन और 3 मोटो। 120 सैनिक में से भी 30 सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर के साथ पेट्रोल ड्यूटी पे थे। मेजर चांदपुरी जानते थे कि पाकिस्तान की 2 बटालियन के साथ मुकाबला कर पाना लगभग असंभव था, पर अगर लोंगेवाला के अकेली पोस्ट पर पाकिस्तान को कुछ देर तक रोक भी पाए, पीछे हथियारों की मोहलत मिल जाए, मुकाबला छोड़कर हट जाने का सीधा मतलब था। जैसलमेर एयरबेस तक पाकिस्तान को रोकने वाला कोई नहीं था। मेजर चांदपुरी की पूरी कंपनी दलेर थी। पीछे हटने का ख्याल भी किसी के जहन में नहीं था। सवाल ये था कि अब क्या, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर इसके पास कुछ भी नहीं था। 3 और कांटेदार तार लगी थी, पर दुश्मन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि इस मोर्चे पर मदद की तौर पर टैंक या अतिरिक्त बल पहुंचा पाना असंभव नहीं था। मेजर चांदपुरी ने एयर सपोर्ट की भी गुजारिश की। हंटर विमानों के लिए भी सुबह तक का इंतजार करना था। सुबह की रोशनी में कम से कम 5 घंटे का वक्त था। इतनी देर दुश्मन के खिलाफ डटे रहना जरूरी था। चाहे कुछ भी हो जाए, निर्णय लेने में देर होती तो बहुत देर हो जाती। अंतिम निर्णय लेने से पहले कंपनी से एक आखिरी संवाद करने का वक्त था। इस जंग में उतरने से पहले एक स्पष्ट करना था कि इन सिपाही को ही यह जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जानी है। जो 1.25 लाख से एक लड़ाऊ में संकल्प ले सके वो साथ आए। सुबह तक पाकिस्तानी को रोक रखना था, जान लेकर या जान देकर। मेजर चांदपुरी जानते थे कि छोटी सी टुकड़ी को इन्हीं बड़ी फौज से टकराने का मतलब क्या था, लेकिन उनको ये भी पता था कि मृतभूमि के लिए ये करना ही था। अधिक निर्णय की शक्ति शूरवीरों के पास ही होती है और निर्णय की सफलता के पीछे होता है। नहीं तो फिर आप ये नहीं सोचते कि सामने कौन है, फिर आप ये नहीं सोचते कि सामने कितने हैं, फिर आप ये नहीं सोचते कि जीतेंगे कैसे। प्राण के आगे प्राण का नहीं होता। टैंकों की आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। ठंडी रेत धुंधिया रात में बादल बनकर फूट रहे थे। दुश्मन की फासला घटता जा रहा था। पाकिस्तान को यह मालूम था कि भारत डिफेंस लोंगेवाला में मजबूत नहीं है। यहाँ पर चूंकि यह उनके ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था, उनके पास पोस्ट को लेकर एक मुकम्मल जानकारी भी नहीं थी। इधर 23 पंजाब की टुकड़ी के पास ना तो मुकाबले के लिए पर यह आप फैसला था और ना ही तैयारी का पर्याप्त समय। हथियार कम होने का सीधा मतलब था कि दुश्मन पर वार तभी किया जा सकता है जब वो बिल्कुल करीब आ जाए। करीब आने के इंतजार का मतलब ये भी था कि बचाव की गुंजाइश ना के बराबर थी। रात 12:30 बजे जब पाकिस्तान लोंगेवाला पोस्ट के नजदीक पहुंचे, तब सैनिकों के पोस्ट के इर्द गिर्द कांटेदार तार बिछा दी थी। तो यह सत्य ही प्रोटेक्शन था, पर इसे देखकर पाकिस्तान का माथा ठनका। उसे शक हुआ कि क्या हुआ कि कहीं इन्होंने एंटी टैंक माइंस तो नहीं बिछा रखी। उनका शक दरअसल पूरी तरह से गलत भी नहीं था, क्योंकि सैनिकों ने एंटी टैंक माइन बिछाना शुरू कर दिया था। लोंगेवाला इकलौता पोस्ट जरूर था, पर उसका एक सबसे बड़ा फायदा था कि यह सबसे ऊंचे इलाके में लोंगेवाला पोस्ट जहां पर स्थित था, वहां सबसे ऊंची जगह था और वहां के दुश्मनों पर नजर रखना आसान था। संख्या के हिसाब से यह चिड़िया
और बाज की लड़ाई थी और गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर सारा घड़ी के परम वीरों तक इतिहास तो ऐसे ही किस्सों से भरा हुआ है। लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तानियों ने जब बंदूकों का मुंह खोल दिया था, पर जैसे जैसे पाकिस्तान और करीब आ रही थी, एंटी टैंक्स माइन फिट करने का काम भी जारी था। लोंगेवाला पोस्ट की ओर से जवाबी गोलीबारी भी शुरू कर दी गई। रिकॉइललेस गन से स्टिक निशाना लगा और पाकिस्तानी का पहला टैंक ध्वस्त हो गया। आगे बढ़ता हुआ उनका दूसरा टैंक भी माइन की चपेट में आ गया था। अब तक पाकिस्तानी पोस्ट के बेहद करीब पहुंच चुके थे। टैंकों का हश्र और पोस्ट के चारों ओर फैली कांटेदार तारों को देखकर उन्हें लगा कि यह तो पूरी माइनफील्ड है। उनकी पूरी फौज वहीं ठिठक गई। इधर लोंगेवाला पोस्ट में भारतीय सैनिक अब उन टैंकों पर निशाना साध रहे थे जिसमें युद्ध के लिए ईंधन रखा था। जैसे ही उन्हें गोली लगी वह धधक उठे और पहले से ही चांदनी से रोशन रात और जजमेंट हो के पाकिस्तान सेना पर अभी भी यह जांच कर रहे थे कि कटौती तारों में क्या माइंस बिछी है और साथ ही सरहद के भीतर दाखिल होने का दूसरा रास्ता भी। रॉकेट रेल फिट करके उसमें रॉकेट लोड किए गए। रोशनी की पहली किरण के साथ ही विमान लोंगेवाला के आसमान में पहुंच चुके थे। पहले ही हमले में हंटर विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों का कब्र बना दिया। बाज की तरह छपट रहे हंटर को देखकर पाकिस्तानी सेना ने खलबली मच गई। वो भागने की कोशिश भी करते तो कहां तक जाते। इधर विमान एक के बाद एक शॉट कर रहे थे। अटैक के बाद फ्यूल और हथियार के लिए वापस जैसलमेर लौटते और फिर हमला बोल देते। पहले दिन के अंत तक पाकिस्तानियों के 15 टैंक ध्वस्त कर तहस-नहस हो चुके थे और 23 अन्य गाड़ियां नष्ट हो चुकी थी। लेकिन युद्ध यही खत्म नहीं हुआ था। की तलाश में उन्होंने पक्की सड़क छोड़ दी और रेत में टैंक उतार दिया। यह गलती पाकिस्तान को सबसे महंगी पड़ने वाली थी। रेत में फंसे पाक टैंक भारत के लिए आसान टारगेट थे। हमारे जवानों ने निशाना साधकर एक टैंक का सफाया करना शुरू किया और पाकिस्तान बचने की नाकाम कोशिशों में बुरी तरह से छटपटा रहे थे। अब तक 12 पाकिस्तानी टैंक को नष्ट किया जा चुका था। संघर्ष को करीब 5 घंटे हो चुके थे। अपने रथ में सवार होकर सूर्य तेजी से आसमान में आगमन कर चुके थे। मानव रक्त रंजित रण भूमि का प्रतिबिंब अब अंबर में दिखाई पड़ रहा। गोलियों की तरतराहट तब थमी नहीं थी जब आसमान से मौत की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगी। भारतीय सेना के हंटर विमान और HF-24 मारो जेट जैसलमेर एयरबेस से उड़ान भर चुके थे। 4 में से 3 एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस रोल्स में अटैक रोल में 6 दिसंबर को भी दुश्मन को खदेड़ने का सिलसिला चलता रहा। वायुसेना के फाइटर्स ने कुल 1700 की लड़ाई के खत्म होने तक पाकिस्तानियों ने 37 टैंक गंवा दिए। जमीन और आसमान के वीरों के संयुक्त प्रयास के कारण लोंगेवाला में पाकिस्तान की एक पूरी टीम 59 रेजिमेंट मिट गई। युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान में इंटरसेप्ट हुए उन्होंने सुनकर आपको भारतीय शौर्य का बेहतर अंदाजा होगा। दुश्मन की हवाई फौज ने तो नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता और दूसरा आता और 20 मिनट ऊपर नाचता। 40% फौज सामान तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या पीछे मुड़ना भी मुश्किल हमें लग गया है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। लोंगेवाला के वीरों को उनके शौर्य के लिए सम्मानित किया गया। मेजर चांदपुरी को महावीर चक्र से नवाजा गया। लोंगेवाला में भारतीय जवानों की जीत पर खूब अध्ययन हुआ। ब्रिटेन के फील्ड मार्शल कन्वर ने लोंगेवाला का दौरा किया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से युद्ध की समूची रणनीति समझे। आज इंग्लैंड, फ्रांस, बांग्लादेश
से आधा दर्जन देशों में मिलिट्री अकेडमी में लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। लोंगेवाला की जीत केवल सैन्य बलों के लिए नहीं, शिक्षा विषय नहीं, वह तो आम लोगों के लिए भी मिसाल है कि हौसला तो विरोधी की शक्ति से फर्क नहीं पड़ता। आज की इस कहानी में बस इतना ही। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।